हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जी के या जीएस के बारे में। इसी जी के या जीएस के अंदर आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। और बायोलॉजी की अब तक हम लोग 5 क्लासेस कर चुके हैं। आज क्लास की संख्या है क्लास नंबर 6। ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है बायोलॉजी की। यहाँ से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा बायोलॉजी का। अब हम लोग देखते हैं भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमें जो बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन, कुष्ठ रोग का। हम लोग कल बातें कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां। इसी जीवाणु से होने वाली बीमारियों में एक बीमारी आपको कुष्ठ रोग देखने को मिली। पूछा गया कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको याद रखना, इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं और लेप्रिया नाम का इसके अंदर जीवाणु पाया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई क्या है भाई? एक जीवाणु है जिसके कारण लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग होता है। अभी थोड़ी सी कुष्ठ रोग के बारे में और बातें कर लेते हैं। कुष्ठ रोग, एक क्वेश्चन आता है कुष्ठ रोग का सेकंड नेम यानी दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे हेंसेल रोग। हेंसेल रोग, हेंसेल रोग के नाम से किसे भी जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कुष्ठ रोग को। इसके बाद याद रखेंगे कि भाई ये जो कुष्ठ रोग है, इसमें जो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिजीज में सबसे कम वायु में फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे वायु में फैलने वाली बीमारी लेप्रोसी है। ठीक है, ये कैसे कैसे होती है, तो आप लोग बोलेंगे ये जल के माध्यम से भी हो सकती है। जल के माध्यम से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। ये किसको संक्रमित करता है, तो आप लोग बोलेंगे ये फेफड़ों को संक्रमित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप लोग इसे कंप्लीट शरीर की बात कर सकते हैं, पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है लेप्रोसी से। ठीक है, अब एक रोग की बात और करेंगे, टेटनस। टेटनस, एक तो क्वेश्चन आता है किस जीवाणु से टेटनस रोग होता है। किस जीवाणु से टेटनस रोग होता है, तो आप लोग बोलेंगे एक जीवाणु है जिसका नाम है मीडियन टोलेरा टोलर मीडियन टिटेनी। ये बहुत भयंकर नाम भाई, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे। इस रोग के कारण, इस जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप लोग बोलेंगे टेटनस। इसका दूसरा नाम पूछ लेता है एग्जाम में, सेकेंड नेम ऑफ टेटनस, तो आप लोग बोलेंगे जोलोक। जोलोक, जोलोक के नाम से भी जाना जाता है टेटनस को। इसी टेटनस से आप लोग याद रखेंगे ये जबड़े को प्रभावित करता है। और जब जबड़ा प्रभावित होता है तो हमारी जो जा है वो लोक हो जाती है। ये रोग का क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे टेटनस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्जलीकरण का संकेत है? कम प्यास लगना, शुष्क मुख, मूत्र त्याग में वृद्धि या बुखार। तो आपको पता है भाई निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से ड्राई माउथ हो जाएगा। एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, कोलेरा। कोलेरा, या आप इसे बोलते हैं हैजा। पानी की कमी से भी हैजा हो जाता है भाई, जल की कमी से ये रोग हो जाता है। लेकिन पूछे कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण हैजा रोग होता है, तो आप लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। बैक्टीरिया यानी जीवाणु का नाम क्या है जिससे ये रोग होता है, तो आप लोग बोलेंगे विब्रियो विब्रियो कोलेरा। इस विब्रियो कोलेरा जीवाणु से हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो आप लोग बोलेंगे हैजा। हैजा याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी। इसी हैजा के बाद एक बीमारी की और बात करते हैं जिसका नाम है टीबी, या आप लोग इसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, क्षय रोग। क्वेश्चन आता है इसके इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे इलाज के अंदर आप लोग डोट्स, एक शब्द है डोट्स, इससे आप लोग समझेंगे ये टीबी के इलाज में सहायक है। ये दवाई 6 महीने चलती है। 6 महीने में टीबी रोग ठीक होता है। ठीक है, इसमें एक टीका दिया जाता है जिसका नाम है बीसीजी, बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन। इस टीके का प्रयोग भी टीबी के अंदर होता है भाई, बीसीजी, बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन।
कैलामाइट ग्यूरिन। इसमें इस टीके का प्रयोग होता है। अगर मैं बात करूं टेस्ट, इसका टेस्ट किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग बोलेंगे मेंटोज। मेंटोज टेस्ट किसके अंदर होता है तो आप लोग बोलेंगे टीबी के अंदर होता है। ठीक है। इसके अगर मैं बात करूं इसके जीवाणु की, तो जीवाणु का नाम याद रखेंगे माइको ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। इस जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है तो आप लोग बोलेंगे क्षय रोग। ये इंपॉर्टेंट बातें टीबी और कोलेरा के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निमोनिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया, सबसे पहले बात करेंगे निमोनिया। एक बात करेंगे हम लोग निमोनिया के बारे में। क्वेश्चन आता है वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है तो आप लोग बोलेंगे ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को निमोनिया डे बनाया जाता है। ये किसको प्रभावित करता है तो आप लोग बोलेंगे लंग्स को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। अभी जब निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है तो निमोनिया से और क्या क्या बात याद रखेंगे? इसी निमोनिया से आप लोग याद रखेंगे ये फेफड़े को प्रभावित तो करता ही, साथ ही साथ इसके अंदर हमें बुखार देखने को मिलता है। बुखार या फिर उल्टी, इसके संकेत हो सकते हैं निमोनिया के। निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में याद रखेंगे कि भाई इस जो जीवाणु है, जिस जीवाणु से रोग फैलता है उस जीवाणु का क्या नाम है तो आप बोलेंगे इसका नाम है स्पेरेटो निमोनिया। स्पेरेटो निमोनिया जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है तो आप लोग बोलेंगे उससे निमोनिया फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? वायरस, अभी हम लोग सारी की सारी विषाणु जनित बीमारियां पढ़ेंगे भाई। विषाणु जनित बीमारी, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूछा गया है वायरस विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो एक आदमी का नाम लेंगे आप लोग, दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने पहली बार वायरस की खोज की थी सबसे पहले। विषाणु के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ वायरस। स्टडी ऑफ वायरस इस नाम से जानी जाती है तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ वायरस जानी जाती है इस नाम से तो वीरोलॉजी या वायरोलॉजी के नाम से जानी जाती है। ये वायरस यानी विषाणु होता क्या भाई? ये विषाणु के बारे में आप लोग बोलेंगे कि विषाणु एक सूक्ष्मदर्शी जीव है। सूक्ष्मदर्शी जीव, अब ये सूक्ष्मदर्शी जीव ये बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक है। बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक कौन सा तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में वायरस ज्यादा खतरनाक है। वायरस ज्यादा खतरनाक, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अभी हमने बैक्टीरियल डिजीज की बात करी थी, अब हम बात करेंगे वायरस वाली डिजीज की। तो वायरस वाली डिजीज ज्यादा खतरनाक है बैक्टीरियल डिजीज से। ये केवल इंसानों में नहीं होती भाई, ये पशुओं में भी देखने को मिलती है, पौधों के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर मैं पौधों की बात करूं तो आप लोगों ने एक टोबैको मोज़ेक पढ़ा होगा। टोबैको मोज़ेक ये एक बीमारी है। किसकी बीमारी है तो आप लोग बोलेंगे ये पेड़ों की बीमारी है और ये वायरल डिजीज है यानी वायरस वाली डिजीज है। अगर मैं बात करूं क्वालीफ्लावर मोज़ेक, अगर क्वालीफ्लावर मोज़ेक की बात करूं तो ये भी पौधों के अंदर देखने को मिल जाएगी आपको। इसके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना, तो आप लोग ये भी कैसे याद रखेंगे तो ये भी आप लोग पौधों के अंदर एक बीमारी याद रखेंगे जो विषाणु से फैलती है। अगर मैं बात करूं इसी के अंदर किसकी तो आप लोग बोलेंगे इसी के अंदर बात करूं मैं जानवरों की यानी जंतुओं की, तो जंतुओं के अंदर आप लोगों ने बीमारी पड़ी है मुंह पका या फिर आप लोगों ने पढ़ी हो खुरपका या फिर आप लोगों ने पढ़ी हो रेबीज। ये कैसी बीमारियां तो आप लोग बोलेंगे ये विषाणु जनित बीमारियां हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विषाणु जनित बीमारियां हैं और क्या क्या उनके नाम है। रेबीज को भी कहा जाता है
रेबीज एक बीमारी है भाई, रेबीज बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। इस रेबीज के अंदर क्या होता है, इंसान को एलुसिनेशन हो जाता है, एलुसिनेशन। इसके अंदर इंसान को और क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। इसी के अंदर और क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे इसी के अंदर इंसान की लार टपकती है, स्लाइवा इसी के अंदर है। इसी के अंदर इंसान पानी से डरता है, पानी से डरता है यानी हाइड्रोफोबिया। ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं, तो आप लोग बोलेंगे ये सारे के सारे रेबीज के लक्षण हैं। और रेबीज की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर पूछा गया है इसको क्या भी कहा जाता है, तो हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो यानी कि जल भय, हाइड्रोफोबिया किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे रेबीज। ये किसके काटने से होता है, तो ये कुत्ता, घोड़ा, लोमड़ी, बंदर, इनके काटने से क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे रेबीज होता है। अगर मैं रेबीज की बात करूं, रेबीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये रेबीज क्या है, ये एक वायरस भी है, ये एक वायरस है, वायरस का नाम भी क्या है, रेबीज है। ठीक है, ये बातें आप लोग इंपॉर्टेंट है, रेबीज से याद रखेंगे, ये एक वायरल डिजीज है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट परख, एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म आती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये एलिसा की फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, इसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है या एक नैदानिक परीक्षण है किसका, तो आप लोग बोलेंगे एड्स का, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब मैंने सिंड्रोम की आपको बताया था कि सिंड्रोम जहां भी लगा होगा तो आप लोग बोलेंगे कि सिंड्रोम एक सेक्सुअल डिजीज है। जब हम सेक्सुअल डिजीज एड्स की बात करेंगे तो एड्स से क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एड्स, एड्स से आप लोग याद रखेंगे भाई क्या, तो आप लोग बोलेंगे वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से आपको एक साइन देखने को मिलेगा, वो भी एड्स का सूचक है। इसी एड्स से और क्या क्या बात याद रखेंगे आप लोग, ये किसके कारण होता है, तो आदमी के अंदर एक वायरस होता है HIV, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसको HIV भी बोलते हैं। इसी एड्स के बारे में याद रखेंगे भाई। ये क्या करता है, ये T4 यानी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को आघात पहुंचाता है, या फिर ये WBC को खत्म करता है, WBC पर अटैक करता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC पर अटैक करता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने एलिसा पढ़ लिया, लेकिन पहले इसका एक टेस्ट होता है, आप लोग याद रखेंगे। जो पुराना टेस्ट है वो किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग बोलेंगे इसका पुराना टेस्ट, जो एक एड्स का पुराना टेस्ट है, इसको आप लोग क्या बोलते थे, तो वेस्टर्न ब्लोट, वेस्टर्न ब्लोट। ठीक है, वेस्टर्न ब्लोट के नाम से जानते थे। इसके बाद यदि मैं इसके बारे में एक दो बात और बताऊं, तो आप लोग याद रखेंगे कि भाई इसके लिए हमने एक ड्रग भी इन्वेंट करा था। वैसे तो इसके लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन हमने एक ड्रग इन्वेंट कर दिया जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एरो एरोथाइमिन, थाइमिडीन। ठीक है, किसके लिए हमने ड्रग इन्वेंट किया, तो आप लोग बोलेंगे एड्स के लिए। ये एक सेक्सुअल डिजीज है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव भी देखने को मिला था। ये बातें हैं बहुत पहले की। क्या हुआ था, गोवा में किसी व्यक्ति को हो गया था, तो उसने सुई के माध्यम से दूसरे लोगों को सीरीज लगा लगा कर एड्स बीमारी को फैलाया था। ऐसे बहुत सारे केसेस आए एड्स के, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एक तो याद रखेंगे भाई, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, इसके टीके की खोज किसने की, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे 1798 में, 1798 के अंदर चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। 1798 में चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अभी इसी चेचक के बारे में क्या बात और याद रखेंगे, चेचक, चेचक एक तो है स्मॉल पॉक्स, और एक हम लोग पढ़ते हैं भाई, एक सेकेंड, हेलो।
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आप लोग बोलेंगे एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? 1798 में की थी। एक चेचक है स्मॉल पॉक्स, एक और है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छोटी माता। छोटी माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं और चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी इस चिकन पॉक्स के बारे में याद रखेंगे। भाई अगर मैं चेचक की बात करूं किस वायरस से फैलती है, तो आप लोग बोलेंगे ये वेरियोला वायरस से फैलती है। वेरियोला वायरस से। ठीक है, ये छोटी माता चिकन पॉक्स, इसका भी वेरियोला वायरस है, वेरियोला जोस्टर। इस वेरियोला जोस्टर से क्या फैलती है? तो आप लोग बोलेंगे छोटी माता। अभी अगर मैं बात करूं चेचक के बारे में कुछ और, तो आप लोग चेचक से और क्या बात याद रखेंगे? एक बात याद रखेंगे चेचक से कि भाई ये जो चेचक बीमारी है, इसमें क्या होता है? बुखार आता है, फीवर, और साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे इसके अंदर उल्टी आती है। अब इसकी वैक्सीन भी बना रखी हम लोगों ने। अगर मैं बात करूं वैक्सीन की, तो एक लिक्विड में हम लोग कुछ केमिकल केमिकल और साथ में इस वेरियोला वायरस को इंजेक्ट करते हैं। वेरियोला वायरस को इंजेक्ट करते हैं, तब चेचक का इलाज होता है। अगर मैं बात करूं छोटी माता, तो इसका इलाज अपने आप ठीक होती है, ये अपने आप ठीक होती है। डॉक्टर वगैरह थोड़ी दवाई भी दे देते हैं, उससे भी हो जाती है। साथ ही साथ इसके बारे में याद रखेंगे कि भाई इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, यानी नो वैक्सीन। नो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन नहीं किसकी? चिकन पॉक्स की। इसके बाद क्या बात और याद रखेंगे छोटी माता से? छोटी माता से आप लोग और याद रखेंगे कि भाई इसमें लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि छोटी माता है? तो शरीर पर दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी हिंदी में तो आप इजीली बता देंगे। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, उत्तक विज्ञान, विषाणु विज्ञान या ओलॉजी? अब बोलेंगे उत्तक के अध्ययन को स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी उत्तक के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग टिश्यू के अंदर एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में याद रखेंगे। इसके अंदर कौन कौन से उत्तक होते हैं? तो एक होता है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू होता है उत्तक। तीसरा कौन सा होता है? तो आप लोग बोलेंगे मांसपेशीय उत्तक होता है, मांसपेशीय उत्तक। चौथा कौन सा होता है? तो आप लोग बोलेंगे, चौथा याद रखेंगे तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ये उत्तकों के प्रकार इस टाइप के होते हैं। संयोजी यानी कंपोजिट टिश्यू, ये क्या है? जोड़ है, किसी न किसी चीज का जोड़ होगा, उसी को तो उत्तक बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मांसपेशीय टिश्यू और तंत्रिका टिश्यू, ये चार प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। हम लोग आगे टिश्यू के बारे में थोड़ी सी बातें और करते हैं। संयोजी उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा है। अस्थि कोशिकाएं लेकुने नामक रिक्त स्थान में मौजूद होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तभी संयोजी उत्तक कोशिकाओं में कोलेजन या इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतुओं का स्त्राव होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आप लोग बोलेंगे केवल एक ठीक है, यानी कि अस्थि कोशिकाएं लेकुना नामक रिक्त स्थान में मौजूद होती हैं। अगर मैं बात करूं मनुष्य के अंदर, मनुष्य में उत्तक, मनुष्य में भी तो उत्तक बहुत तरीके के होते हैं भाई।
जैसे अगर मैं बात करूं, एक होता है ग्लैंडिनर, ग्लैंडिनर टिश्यू, ये कहां पाया जाता है? तो हम बोलेंगे ग्लैंडिनर टिश्यू ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। फिर एक पूछेगा सीटिनन, सीटिनल, ये टिश्यू कहां पाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे ये नाक के अंदर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कोलोनियल, कोनियल टिश्यू किस कहां जा पाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे ये वाला जो टिश्यू है, या कोलम टिश्यू भी बोल देते हैं इसको, कोलम टिश्यू, कोलमनल टिश्यू, ये कहां पाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे कोलमनल टिश्यू हाथ में पाया जाता है, हाथ और पैर में दोनों में पाया जाता है। ये टिश्यू के कुछ प्रकार हैं, मनुष्य के अंदर भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह विज्ञान जो हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? ऑर्निथोलॉजी, पीसिकल्चर, एग्रोटोलॉजी या फिर ओस्टियोलॉजी। अगर हम हिंदी को पढ़ें तो इजीली बता पाते हैं हम लोग अस्थि विज्ञान। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है ओस्टियोलॉजी। अभी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम क्या करता है? और हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? इन सब की बात हम लोग करेंगे। यदि मैं बात करूं हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेगा? तो जोड़ने का काम करेगा भाई टेंडन। अगर मैं बात करूं हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम, मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करेगा? तो आप लोग बोलेंगे ये काम करेगा लीगामेंट, लीगामेंट। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि भाई जो हड्डी है, हड्डी के अंदर, हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो लोग बोलेंगे हड्डी के अंदर ऑक्सिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑक्सिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक बात और याद रखेंगे, एक अस्थि होगी और एक उपास्थि है। उपास्थि, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। उपास्थि का अध्ययन आपसे पूछ ले, उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे उपास्थि का अध्ययन कहता है कार्डियोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन। ये बातें आप लोग याद रखेंगे हड्डियों से और उपास्थियों से। आगे बढ़ते हैं। पेशियां तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पेशी नहीं है? पेशी तीन प्रकार की होती है, कौन सी एक पेशी नहीं है? ठीक है, तो आपको पता भाई टेंडन एक पेशी नहीं है, बाकी समूथ, हार्ट, स्केलेटन, ये सारी सारी क्या है? पेशियां। इसके बाद कुछ बातें और करते थे, कुछ डिजीज और रहेगी। एक रहेगी स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू से क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्वाइन फ्लू किसमें फैलती है? तो आप बोलेंगे पक्षियों के अंदर होती है, फैला पक्षियों में फैलती है। एक तो क्वेश्चन डिजीज का और रह गया था भाई, यहाँ कवर कर लेते हैं। इसको आप लोग और किस नाम से जानते हैं? तो H1N1 के नाम से, H1N1 के नाम से स्वाइन फ्लू को जाना जाता है। इसके बाद एक रोग है डेंगू। डेंगू की बात वैसे मैं कर चुका हूं, लेकिन वायरस की बात नहीं की हम लोगों ने। डेंगू के बारे में याद रखेंगे भाई, ये एक वायरल डिजीज है। ये एक वायरस से फैलती है जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे जिसका नाम है अरबो वायरस, अरबो वायरस। इस अरबो वायरस से फैलती है। ये वायरस फैलाता कौन है? तो आप लोग बोलेंगे मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। इस मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा होता है रोग? तो आप लोग बोलेंगे इसके काटने से डेंगू रोग होता है। इसके बाद एक रोग है जिसका नाम है पोलियो। क्वेश्चन आता है पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो आप लोग बोलेंगे जोनास साल्क, जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसी पोलियो के बारे में और क्या बात याद रखेंगे? पोलियो के बारे में याद रखेंगे भाई, ये स्पाइनल कोड को, यानी हमारा जो सेकंड ब्रेन है उस स्पाइनल कोड को अटैक करता है। स्पाइनल कोड को खराब करने का काम कौन करता है? पोलियो करता है। और पेशियां तीन प्रकार की होती है जिसमें से कंडरास्ती एक पेशी नहीं है। ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। एक टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। प्रजनन क्या है? प्रजनन के बारे में तो सबको पता भाई, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर, दो या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी लिविंग ऑर्गेनिज्म
अपने जैसे बच्चे का निर्माण करता है, बच्चे का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे निर्माण करता है तो वो प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अभी प्रजनन दो प्रकार का भाई, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स। कौन कौन सा है? एक तो है एसेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे दूसरा है लैंगिक प्रजनन। दो प्रकार का प्रजनन है, एक अलैंगिक प्रजनन और एक लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है भाई? ये वन पेरेंट होता है। वन पेरेंट से आपका क्या मतलब है? कि एक ही चीज दूसरी चीज का निर्माण कर देती है। जैसे फर्न है, फर्न क्या करता है? फर्न अपने जैसे ही एक बच्चे को जन्म देता है, वो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अगर मैं बात करूं और क्या भाई, और आप लोग याद रख सकते हैं भाई, कवक, कवक भी क्या है? अपने जैसे बच्चे को जन्म दे देता है। और किसकी बात करूं? और हाइड्रा, हाइड्रा भी अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। और किसी बात करूं? अमीबा। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वन पेरेंट है। ठीक है, एक लैंगिक है। इसे पूछा गया केवल एक जनक शामिल होता तो आप लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन में, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अलैंगिक प्रजनन के अंदर केवल एक ही जनक शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में दो शामिल होते हैं, एक पुरुष एक महिला। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप लोग क्या आंसर देंगे? ग्रेगर जोन मेंडल, ग्रेगर जोन मेंडल। इसके बारे में याद रखेंगे। इसने क्या किया था? इसने मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर क्या किया था? इसने प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग बोलेंगे ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा किया गया था। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक औसत वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? थोड़ी सी बातों को समझने का काम करेंगे। ठीक है, बातों को कैसे समझेंगे? मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि भाई कोई गांव का लड़का है, कोई गांव का लड़का है, ठीक है, उस गांव के लड़के को प्रतिदिन 2400 कैलोरी एनर्जी चाहिए, यानी 2400 कैलोरी प्रतिदिन उसको खाना चाहिए, तब वो स्वस्थ है। अगर मैं बात करूं शहरी जीवन की, तो शहरी जीवन के बारे में मैंने आपको बताया था 2100 कैलोरी प्रतिदिन उसका सेवन हो तो वो ठीक होगा। अब इसमें क्या है? इसमें एक ही ऑप्शन है जो आप मैच कर पाएंगे। कितनी आवश्यकता होती है? आप बोलेंगे 2000 से 2800 कैलोरी। 2000 से 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब प्रजनन करना भाई, प्रजनन करने में पुरुष के शुक्राणु में किसका योगदान है? तो पोषक तत्वों का योगदान है। पुरुष के शुक्राणु पोषण से चलते हैं, यानी अगर पुरुष का पोषण अच्छा है तो उसका फर्टिलाइजेशन अच्छा है। ऐसी बातें हमें बुक्स के द्वारा पढ़ने को मिलती है। प्रजनन में दो व्यक्ति काम करते हैं भाई। कौन कौन? एक पुरुष और एक महिला। पुरुष में क्या भाई? तो आप लोग बोलेंगे पुरुष के अंदर आप लोग शुक्राणु पढ़ते हैं, शुक्राणु के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया की जाती है। अभी शुक्राणु का अध्ययन, एक क्वेश्चन आता है, शुक्राणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे शुक्राणु का अध्ययन कहता है सप्रेमेटोलॉजी, सप्रेमेटोलॉजी। अगर बात करूं महिला, महिला कैसे? तो आप लोगों ने अंडाणु पढ़ा है, अंडाणु, अंडाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे ओगनेसियस, ओगनेसियस क्या कहलाता है? अंडाणुओं का अध्ययन। अभी हम लोग शुक्राणु और अंडाणु के बारे में थोड़ी सी बात करके देखें तो हमें पता चल गया भाई महिलाओं के अंदर अंडाणु होते हैं। महिला के अंदर दो अंडाणु होते हैं जिनके माध्यम से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्पर्म पुरुष की तरफ से प्लस में ओवम महिला की तरफ से, क्या बन जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे इससे एक नए रिप्रोडक्शन के द्वारा एक बच्चे का निर्माण किया जाएगा। और ये जो बच्चा बनेगा, इस बच्चे के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि भाई ये ओवम के अंदर जाने के बाद 60% चांसेस हैं कि वो फर्टाइल हो जाए। 60% चांसेस हैं फर्टाइल होने के, यानी प्रजनन होने के। आगे बढ़ते हैं।
वृषण आमतौर पर अंडकोश में उतरते हैं 6 माह जन्म के समय, 3 माह की आयु परिपक्वता के समय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात की गई है टेस्टिकल्स यूजुअली डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। देखो एक बात याद रखेंगे, वृषण मनुष्य शरीर से अलग होते हैं। वृषण मनुष्य या पुरुष के शरीर से अलग होते हैं। वृषण पुरुष के शरीर से अलग होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि वृषण पुरुष के शरीर से क्यों अलग होते हैं। अलग होने का कारण तापमान। क्या होता है, पुरुष के शरीर का तापमान ज्यादा होता है। पुरुष के शरीर का तापमान ज्यादा होता है। पुरुष के शरीर का तापमान ज्यादा होता है, लेकिन शुक्राणु को बढ़ने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अभी पूछा गया वृषण आमतौर पर अंडकोश में उतरते हैं तो जन्म के समय उतर जाते हैं भाई, ये बात आप लोग याद रखेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। और क्या बात याद सकते भाई, देखो क्वेश्चन आता है जो शुक्राणु है उनके अंदर कौन सी कोशिका होती है। शुक्राणु के अंदर कौन सी कोशिका होती है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर जर्म सेल होती है, जर्म सेल। ठीक है, एक बात तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा क्या बात याद रखनी है आपको, आदमी एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये जब पुरुष के द्वारा रिलीज किया जाता है तो कौन सी सेल है जो इसे रिलीज करती है, तो आप लोग बोलेंगे लेग्डिग सेल। लेग्डिग सेल क्या करती है, लेग्डिग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करती है, तो लेग्डिग सेल करती है। आगे बढ़ते हैं। केवल एक अंडा से किस में उपस्थित होता है, जलीय सरीसृप, पक्षी, अंडा देने वाले स्तनधारी। तो आप लोग आंसर क्या देंगे भाई, तो आपको पता भाई पक्षियों के अंदर केवल एक अंडा से मौजूद होता है। अगर मैं बात करूं महिलाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर 2 अंडाशय मौजूद होते हैं, 2 अंडाशय मौजूद होते हैं। महिलाओं के अंदर 2 अंडाशय मौजूद होते हैं। अब 2 अंडाशय मैंने बताया था भाई कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है महिलाओं के अंदर। अभी महिलाओं के अंदर हम लोग बात करते हैं भाई, महिलाओं के अंदर पार्ट्स रिप्रोडक्शन में, जैसे हम लोगों ने पुरुषों के अंदर टेस्टिस पढ़ी, इसी तरीके से हम लोग महिलाओं के अंदर पार्ट्स पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने एक हाइमन लेयर सुना होगा, या आप लोगों ने एक वजाइना सुना होगा, या आप लोगों ने एक वल्वा सुना होगा। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में आती है महिलाओं के अंदर। ये थोड़ी सी कम बातें करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंसरी ऑर्गन है भाई, सेंसरी ऑर्गन के बारे में आप सभी को पता है। सेंसरी ऑर्गन, जैसे मैं किसी चीज को छू पा रहा हूं, या फिर मैं सुन पा रहा हूं, या मैं देख पा रहा हूं, ये सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन। इन्हीं के अंदर एक पार्ट है आई। आई के अंदर क्या क्या होता है, जैसे एक चीज है प्यूपिल, एक चीज है लेंस, एक चीज है कॉर्निया। ये सारे के सारे पार्ट आप लोगों ने पढ़े हैं। प्यूपिल का है, ये है सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे प्यूपिल। अगर मैं बात करूं लेंस, ये क्या करता है, ये स्पष्टता दिखाने का काम करता है। कोई भी चित्र है किस पर उल्टा बनता है, तो आप लोग बोलेंगे कॉर्निया पर बनता है। ये बातें तो हम लोग कर चुके हैं आंख के बारे में। इसी आंख से आप लोग एक बात और पढ़ी थी कि भाई ये ग्रंथि है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड है।
लेक्रिमल ग्लैंड। इस लेक्रिमल ग्लैंड के द्वारा क्या है, अश्रु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। लेक्रिमल ग्लैंड को अश्रु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अश्रु ग्रंथि। इतनी बात कर चुके हैं। इसके बाद पूछा गया है एंजाइम मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मारे जाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे लाइसोजाइम। इससे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, कितनी बड़ी बात। बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब और बात याद रखेंगे आप लोग आंख से। आंख के अंदर एक जगह है जिसको आप लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा। इस कंजक्टिवा से क्या निकलते हैं भाई, तो आप लोग बोलेंगे आंसू। जो हमारा ये बराबर अंदर वाला पार्ट है कंजक्टिवा, यहां से हमारे आंसू का संचरण होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ये एंजाइम है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन फ्रूट्स कोल्ड। देखो मैं आपको बताने करता हूं, इसके अंदर छोड़ो। एक आता है स्पर्मेटोलॉजी, तो मैंने लिखवा दिया। और लोजी लिख लेते। जैसे एक आता है भाई, एक कल्चर शब्द है और एक लोजी शब्द है, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। इस कल्चर में भी हम लोग अध्ययन पढ़ते हैं। जैसे आपने एपी कल्चर सुना है, एपी कल्चर। फिर आपने पीसी कल्चर सुना होगा, पीसी कल्चर। फिर आप लोगों ने सेरी कल्चर सुना होगा, सेरी कल्चर। ये क्या होते हैं भाई, अगर मैं एपी कल्चर की बात करूं तो मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आप लोग बोलेंगे एपी कल्चर। और ये खेती भी है मधुमक्खी पालन, पालक नहीं सॉरी पालन, मधुमक्खी पालन। इसके बाद अगर बात करूं सेरीकल्चर की, तो आप लोग बोलेंगे रेशम कीट, रेशम कीट पालन का अध्ययन भी क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे सेरीकल्चर। इसके बाद अगर हम बात करूं पीसी कल्चर, तो मत्स्य पालन पढ़ा आप लोगों ने, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। ये तीन बातें यहां से होगी। अभी यहां पर फलों का अध्ययन दे दिया, तो फ्रूट साइंस कह सकते हैं हम लोग इसे, फल कृषि विज्ञान। लेकिन अभी लॉजी के शब्द भी आते हैं। जैसे आएगा आपको एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। तो आप लोग क्या आंसर देंगे, आप लोग बोलेंगे पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी। इसके बाद में बात करूं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो हम लोग बोलेंगे पोमोलॉजी एक पैरोलॉजी है, एक पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब क्या भाई, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं भाई, इसके बाद डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। इसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, तो आप लोग बोलेंगे झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आप लोग बोलेंगे झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाएगा। अगर मैं इसके अलावा और बात करूं, तो आप लोग बोल सकते हैं भाई ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो याद रखेंगे भाई पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ये कुछ लॉजी के शब्द, कुछ कल्चर के आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। जीवों को कितने जगत में विभाजित किया गया है, जीवों को कितने जगत में विभाजित किया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान का पिता, तो जीव विज्ञान का पिता पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि भाई जीव विज्ञान का पिता है अरस्तु। और अरस्तु ने पहली बार इसको दो भागों में तोड़ा था, जीवों को दो पार्ट में तोड़ा था। जीव कौन कौन से भाई, एक तो जंतु जगत, एक तोड़ा था जिसका नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे एक तोड़ा था जिसका नाम है वनस्पति जगत, एक जंतु जगत और एक वनस्पति जगत। फिर एक आदमी आया जिसका नाम है कार्लिनियस,
कार्ल लीनियस, जिसको आप लोग फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी के नाम से पढ़ते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है कार्ल लीनियस। इसने भी क्या किया, इसने भी दो ही पार्ट में तोड़ दिया, ये वनस्पति और जंतु जगत, लेकिन आगे चल के इसको विभाजित किया गया 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट में तोड़ा भाई, 5 पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसने तोड़ा, एक है कवक, दूसरा है पादप, तीसरा है जंतु, चौथा है मोडेरा, और 5वां है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है। इस कार्ल लीनियस के द्वारा एक बुक भी लिखी गई भाई, उस बुक में इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है। बुक का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नाटूरी या नेचर। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसकी है, तो आप लोग बोलेंगे कार्ल लीनियस की है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, कार्ल लीनियस। अभी उसकी बात कर लेंगे हम लोग। वार्गिकी का जनक है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, आइकलर, कार्ल लीनियस, एंगलर, बेथेम और ओकर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर मैं वार्गिकी की बात करूं तो बताया मैंने आपको कार्ल लीनियस, इसी लीनियस के बारे में कुछ बातें और याद रखें। जैसे इसने क्या किया, इसने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की है, द्विनाम पद्धति की शुरुआत की, इसी कारण हम लोग इसे टेक्सोनोमी का पिता बोलते हैं। अब ये द्विनाम पद्धति क्या बात बोलती है भाई, द्विनाम पद्धति बोली है, इसने बोला कि सभी जंतु या वनस्पति के नाम, इन सब के नाम, सभी के नाम 2 शब्दों के मेल से बने हैं, 2 शब्दों के मेल से बने हैं, के मेल से बने हैं। जब मेल से बने हैं, 2 शब्दों के मेल से, तो वे भाषा, किस भाषा के शब्द, तो आप बोलेंगे लैटिन भाषा के 2 शब्दों के मेल से बने हैं, लैटिन भाषा के 2 शब्दों के मेल से बने हैं। इसने बोला कि दोनों शब्द अलग अलग चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे ये आइडेंटिफाई करता है वंश को, और ये आइडेंटिफाई करता है जाति को। ये वंश का नाम है और ये जाति का नाम है। इसने ये बोल दिया कि भाई 2 शब्द हैं लैटिन भाषा के जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एक वंश का नाम है, एक स्पीसीज का नाम है, और एक रेस का नाम है। इसने ये बात बोल दी। जब ये बात बोली तो भाई यही चीज आगे चलकर चल पड़ी। देखो जैसे एग्जाम्पल है मनुष्य है, मनुष्य को का साइंटिफिक नाम क्या है, यदि मैं बात करूं साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे भाई साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और यही बात किसने बोल दी, तो यही बात बोल दी भाई कार्ल लीनियस ने कि भाई ये 2 लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। आप लोग किसी का भी नाम ले लो साइंटिफिक नेम, पेंथरा टिग्रिस है, टाइगर का नाम है, आप लोग पेड़ों का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, इन्हें क्या किया साइंटिफिक नेम दे दिए और ये शब्द गढ़ दिए। जैसे होमोसेपियंस है, ये मनुष्य को बोला जाता है, ऐसे ही पेड़ों को क्या बोला जाता है, सफेदे को क्या बोला जाता है, ऐसे इसने डिवाइडेशन कर दिया किसने, कार्ल लीनियस ने। इसी कारण इस कार्ल लीनियस को क्या बोला गया भाई, वार्गिकी का जनक, कार्ल लीनियस नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। इजी है, अगर किसी बच्चे ने वकैब पढ़ी है तो वो इजीली आंसर दे देगा। जैसे एक शब्द है सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, सोमनाम्बुलिस्ट, सपनों में अध्ययन देखते हैं।
भाई यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ओनेरियोलॉजी या तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओंको लिख दिया, ये गलत हो गया। ओनीरोलॉजी बोला जाता है, ओनीरोलॉजी बोला जाता है किसको? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को। अभी थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कि आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, एनाटमी। एनाटमी, इसमें क्या बात याद रखेंगे भाई एनाटमी से? कि एनाटमी से आप लोग याद रखेंगे ये क्या है? मनुष्य के आंतरिक भाग का अध्ययन। मनुष्य के आंतरिक भाग का अध्ययन। आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आप लोग बोलेंगे एनाटमी। आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाएगा? एनाटमी। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद और क्या बात याद रखेंगे भाई? एक शब्द है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये क्या है? तो आप लोग बोलेंगे एंटोमोलॉजी कहलाता है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंट्रोमोलॉजी। इसके बाद और क्या बात याद रखते हैं भाई? आप लोग याद रखते हैं एक शब्द, चिकित्सा शास्त्र का पिता। चिकित्सा शास्त्र का पिता। क्वेश्चन पूछेगा आपसे चिकित्सा शास्त्र का पिता कौन है? तो आप लोग बोलेंगे हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का पिता। इसके बाद आप लोग और क्या बात याद रखते हैं? और याद रख सकते हैं आप लोग भाई जीवाश्म। जीवाश्म विज्ञान का जनक। जीवाश्म विज्ञान का जनक या पिता किसे बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची को याद रखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा सतनी। तो आप लोग बोलेंगे सबसे बड़ा सतनी किसे बोलते हैं? वेल। जो दूध पिलाते हैं क्या कहलाते हैं? सतनी। वेल। इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये थे भाई आज के अपने क्वेश्चंस। हमारी बायोलॉजी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करूंगा कि आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, बायोलॉजी कंप्लीट होगी है। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक उठाएंगे या फिर गेम्स उठाएंगे। ठीक है, आज के लिए अपनी बातें यहीं तक थी, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू आपका बहुत बहुत। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आएंगे भाई, एक बार बताना आप कैसी लगी आपकी क्लास। यदि कोई डाउट है बायोलॉजी से संबंधित तो आप मेरे को बता सकते हैं, फिर हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है, हमारी बायोलॉजी यहीं तक थी। हम लोगों ने लगभग मोस्टली सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं जो आपके वनडे कॉम्पिटेटिव में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारी बातें यहीं तक, और बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।